हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से समझते हैं। और मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 तक और पार्ट 2 में 7 से लेकर 12 तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़िए। आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13, और मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है। आशा है मुझे आप सभी क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक का परिभाषा आप लोगों को गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। नंबर सिस्टम करके जो आप लोगों को बताया है उसी में बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा झलक दे देती हूँ पूर्णांक क्या होता है। जैसे देखिए, तो पूर्णांक प्लस में भी इन्फिनिटी अनंत तक होता है और माइनस में भी अनंत तक होता है। पूर्णांक प्लस और माइनस में दोनों में होता है। अब ये नहीं कि एक पूर्णांक है और माइनस एक पूर्णांक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी पूर्णांक है और माइनस एक भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये बस आप लोगों को समझना है। तो प्लस में भी इन्फिनिटी तक होता है अनंत पूर्णांक, और माइनस में भी होता है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन को। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है। इसमें कह रहा है 3 लगातार पूर्णांक। लगातार पूर्णांक मतलब एक और एक के बाद दो ही आएगा, एक और एक के बाद दो ही आना है, फिर दो के बाद फिर 3, ये लगातार हुआ। उसके बाद फिर 4, 5। अब ये नहीं कि जैसे एक है उसके बाद फिर 3 आ गया, 3 के बाद 10 आ गया, मतलब 6 आ गया, फिर 10 आ गया, ऐसे नहीं। लगातार मतलब लगातार एक के बाद दो, दो के बाद 3, सब के बीच में एक ही एक अंतर ही होना चाहिए। अगर दो अंतर हो रहा है तो दो दो अंतर ही होना चाहिए। इसे लगातार हम लोग कहते हैं। अब 1 फिर 10 फिर 15 इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को दिया नहीं गया है पूर्णांक, तो हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। माना कि कह रहे 3 लगातार पूर्णांक। तो माना कि 3 लगातार पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 है। हम लोग ये माना कि 3 लगातार पूर्णांक x प्लस 1 x प्लस 2 है। उसके बाद तीनों का योग कह रहा है। तो यहाँ से प्रश्न से हम लोग करेंगे और कह रहा है कि ये x प्लस 1 और x प्लस 2 तीनों का योग जो है वो कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है। तो चलिए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 21। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3 हो जाएगा 21। 1x 2x 3x। एक सेकेंड आप लोग रुकिए। देखिए 1x 2x 3x, तो 3x 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ये 3 जो है उधर अचर को अचर के साइड लेके चले जाएंगे। तो 3x को इधर रख लेंगे और ये 3 जो है इधर लेके आ जाएंगे। 3x इधर रख लेंगे और 3 को 21 में माइनस करेंगे, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर ये घट के 18 आप लोगों को आ जाएगा 18। अब यहाँ से x और ये 3 जो है ये इधर हम 18 के पास ले आएंगे, तो 18 और ये 3 इधर क्या है, तो गुना के संबंध में है। इधर जब लेके आएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो इससे हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। अब तो यहाँ से x का मान हमें 6 निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा। 3 छक्का 18 होता है, तो ये कट के 6 निकल के हम आप लोगों का x का मान आ जाएगा। लेकिन हमें x का मान इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग तीनों पूर्णांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः क्रमागत 3 पूर्णांक। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि लगातार और क्रमागत क्या होता है, तो दोनों बराबर होता है। क्रमागत मतलब क्रम में आने वाला, और लगातार मतलब एक के बाद एक वही होता है। क्रमागत भी कि क्रम में आने वाले, एक के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, इसी टाइप से। मतलब क्रमागत यानी लगातार दोनों बराबर ही है। तो यहाँ से क्रमागत 3 पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो एक हम x माने हैं तो x का मान 6 और x प्लस 1 माने हैं तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और
एक 6, एक 7 और 7 में फिर 2, मतलब 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8। आंसर हो जाएगा यही 6, 7, 8। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग पढ़िए। मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको पढ़ के बताती हूँ। कह रहा है कि 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना है, तो 39 है। तो चलिए इसमें भी हमें मानना पड़ेगा। तो माना कि तीन क्रमागत विषम संख्या, माना कि 3 क्रमागत विषम संख्या। अगर आप लोगों को विषम संख्या सम संख्या के बारे में नहीं पता है तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप लोगों को गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं और समझाए हैं। माना कि 3 क्रमागत विषम संख्या, मैं आप लोगों को विषम संख्या के बारे में बताती हूँ। तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7। अगर सब में हम लोग देखें तो सब में 2-2 का अंतर है। देखेंगे तो सब में 2-2 का अंतर है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। सब में 2-2 का अंतर है। इसीलिए हम पहला x माने, यानी पहला 1, उसके फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो x में 2 जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या आएगा। फिर x में फिर 4 जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या आएगा। तो इसी टाइप से हमें समझ में आ गया। अब चलिए तो यहाँ से प्रश्न से हम लोग करते हैं ताकि हम आगे सॉल्व करके विषम संख्या ज्ञात कर सके। तो इसमें कह रहा है कि तीनों का योग जो है वो 39 दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग x + 2 + x + 4 बराबर 39 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखिए, चर के साथ चर को जोड़ना है, अचर के साथ अचर को जोड़ना है। यहाँ देखिए 1x, 2x, 3x। तो यहाँ से 3x हो गया। फिर अचर के साथ अचर को जोड़ेंगे तो 1 2 है और 1 4 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, +6 और इधर 39। अब इस 6 को हम अचर के पास ले जाएंगे। यहाँ बच गया 3x, तो 39 - 6, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर ये घट के कितना आ जाएगा, 33। यहाँ से x का मान कितना हम लोग निकाल लेंगे, 33/3। तो x का मान 11 कट जाएगा। आशा है आप लोगों को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग 3 क्रमागत विषम संख्या निकाल लेते हैं। अतः क्रमागत 3 विषम संख्या, नहीं तो 1 सेकंड रुकिए। अतः 3 क्रमागत विषम संख्या, ऐसे आप लोगों को लिखना है। अतः 3 क्रमागत विषम संख्या क्या निकल के आया, 1 11, क्योंकि एक हम x माने थे और x का मान 11 आया। दूसरा हम 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। 11 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए। अभी हम लोग इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री का है, तो त्रिभुज के शेष दोनों कोणों की मान बताइए। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। और समद्विबाहु त्रिभुज की कुछ खासियत होती है, यानी कुछ उसका गुण होता है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो उसका जो परिभाषा, मतलब उसका जो नाम होता है उसी से उसका परिभाषा निकल के आ जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो यहाँ से देखिए, तो अगर हम इसे और इसे बराबर कर लेते हैं, AB और BC भुजा को हम लोग बराबर कर लेते हैं। इसमें AC, इसमें इस क्वेश्चन में ये त्रिभुज दिया नहीं गया है, मैंने अपने मन से बताया है। और ये भी माना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर
AC हमने माना है, तो इन दोनों को भुजा को बराबर करेंगे। तो इसका एक गुण होता है जिस पे ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व होगा। ये गुण क्या होता है? तो बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा, तो ये AB जो बराबर भुजा, मतलब AB जो एक बराबर भुजा है, उसका सामने वाला कोण, एक सेकेंड, क्या है? तो कोण C है। इसका सामने वाला कोण C है, और AC का सामने वाला कोण B है। तो कोण B और कोण C जो होगा वो क्या होगा? तो बराबर है। यहाँ से देखिए AB, चूँकि AB बराबर क्या है? AC है, तो इसीलिए कोण B बराबर कोण C होगा। AB बराबर AC है तो कोण B बराबर कोण C होगा। ये आप लोगों को समझना है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि कोण B x डिग्री मान लेते हैं। तो कोण C भी क्या हो जाएगा? तो x डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। इसको अगर इसको हम 40 माने तो ये भी 40 हो जाएगा। इसको हम अगर 30 माने तो ये भी 30 हो जाएगा। इसको अगर हम 60 माने तो ये भी 60 हो जाएगा। जो हम B को मानेंगे वही C हो जाएगा, और हम C को मानते हैं वही B भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे वो किसी प्रकार का भी त्रिभुज हो, चाहे वो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, या फिर वो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो और समकोण हो, कोई भी 6 प्रकार होता है त्रिभुज का। त्रिभुज में 6 में से कोई भी अगर त्रिभुज हो तो सबका तीनों कोणों का जो योग होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन में हम लोगों को ये इसका काम पड़ता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का काम हम लोगों को बहुत अधिकतर क्वेश्चन में पड़ता है। तो ये आप लोगों को आगे तक के लिए काम आएगा, तो आप लोगों को याद रखना है। अब इसे याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो हमें तीनों कोण पता चल गया है। 50 डिग्री एक, दूसरा क्या है x डिग्री, और तीसरा x डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग करेंगे तो 50 डिग्री प्लस x डिग्री, x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो चर के साथ चर को जोड़ देंगे, अचर के साथ अचर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अचर एक बस 50 है, तो 50, और यहाँ पे 2x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 2x और इधर 50 डिग्री 180 में से 50 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर ये क्या निकल के आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे तो 130/2, ये कटेगा तो 65 हो जाएगा। तो x बराबर 65 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अतः शेष दो कोण 65 डिग्री और 65 डिग्री। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं होगा। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई अगर हो रहा है तो आप लोग एक बार ज़रूर हमें कमेंट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों का जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप लोगों को कठिनाई को सॉल्व करने का कोशिश कर सकूँ। अब क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि आयत की परिमिति 90 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई 3x मीटर तथा चौड़ाई 2x मीटर है। हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लिए, तो क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3 और 2, तो हम आयत की लंबाई को मान लिए
3x मीटर और चौड़ाई 2x मीटर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, नहीं तो प्रश्न से नहीं भी लिखेंगे, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे हम लोग ये लिख सकते हैं, चूँकि आयत की परिमिति कितना दिया गया है, 90 मीटर। आयत की परिमिति में इसमें कितना दिया गया है, तो 90 मीटर दिया गया है। और हम लोग जानते हैं आयत की परिमिति क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 90 के बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और लंबाई कितना है, कितना हम लोग माने हैं 3x प्लस चौड़ाई 2x और बराबर 90। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 3x और 2x को जोड़ देंगे तो 5x, ये 2 क्या है तो गुना में है, इधर लेके आ जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 90/2। यहाँ से 5x बराबर 45, x का मान 45/5 और x का मान यहाँ से 8 निकल के आ जाएगा। आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। सॉरी, 5 9 45 होता है, 9 होगा। अब देखिए यहाँ से 9 हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, अतः आयत, इसमें क्या कह रहा है, आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो अतः लंबाई बराबर क्या माने 3x, तो 3 गुना 9 बराबर 27 मीटर और चौड़ाई 2x, 2 गुना x का मान कितना है 9, 18 मीटर, और यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई हुआ हो तो आप कमेंट हमें ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको फिर से बताने का प्रयास कर सकूं। अगर चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।